मेहता आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष जेपीएससी पीटी पेपर 1 से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक का एमसीक्यू लेकर आया हूं। इस 50 एमसीक्यू को लगभग आधे घंटे में हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे हम लोग को यह पता चलेगा कि हम लोग की तैयारी किस प्रकार से हुआ है और हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं उसको मैं यह भी बताने का कोशिश करूंगा कि इसमें किस कहाँ तक आपको टच करना है। मैं उसी सारे टॉपिक को लेकर जहां से जेपीएससी का प्रीवियस ईयर में क्या हुआ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए समय ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि 17 से हमारा 17 मार्च से क्या है पेपर स्टार्ट होने और सभी का आज आप जानते हैं कि सबका डिस्ट्रिक्ट वाइज बता दिया गया कि किसका कहाँ पे सेंटर पड़ा है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? तो ए लॉर्ड कर्जन, बी वैलेंटाइन सिरोल, सी विसेंट स्मिथ और डी हेनरी कॉटन। ठीक ना, तो आप जानते हैं कि ये हमारा इसको मान लीजिए बी और ये सी। ठीक, तो आपको बता दूं कि यहाँ पे लॉर्ड कर्जन का यहाँ पे नहीं कहा गया। यहाँ पे आपको बता दूं कि बी नंबर वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था कि भारत का जो अशांति का जनक किसे बोला गया? बाल गंगाधर तिलक का। आप बाल गंगाधर तिलक से संबंधित जो होम रूल है, आप उस होम रूल को थोड़ा आप समझ लीजिएगा। होम रूल सिलेबस में दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या हुआ कि दूसरा क्वेश्चन, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ए 1870, बी 1874, सी 1872 और डी 1876। तो आप जानते हैं कि नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था? 1872 में। आपको बताना है कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब आया था। जैसे एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ठीक ना, कंसेंट एक्ट कब आया था आप बता सकते, आप इसे भी याद रखिएगा 1891 में आया था। ठीक ना, एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब आया था? 1891 में। तो आप ये दो याद रखिएगा, ठीक है, इससे संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ए चर्चिल, बी एटली, ये बी है, थोड़ा सा आगे पीछे मिस्टेक हो गया, सी समझे एटली, और सी पामस्टन और डी ग्लेडस्टोन। ठीक ना, ग्लेडस्टोन। तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि कौन 1857 के समय का जो विद्रोह हुआ तो उसमें प्रधानमंत्री कौन थे। अब जानते हैं चर्चिल क्या थे? ये तो सेकेंड वर्ल्ड वार में थे। ठीक ना, इनका तो आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में थे। ठीक ना, ये सेकेंड वर्ल्ड वार में थे। और एटली जानते हैं ना कि ये हमारा कब थे? 90 जब हम लोग आजाद हो रहे थे तो 1947 के समय में ये एटली थे। ठीक ना, अब देखिए पामस्टन ही है जिन्होंने 1857 में क्या थे, ये 1857 के विद्रोह के समय में प्रधानमंत्री थे। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जा रहा है, कौन सा? पामस्टन। ठीक, इस तरह से चलिए आगे बढ़ते। देखिए भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी का प्रतिपादक थे, मतलब ये आप याद रखिएगा, फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दिया? ए चार्ल्स वुड, बी मैकाले, सी जेएस मिल और डी कॉर्नवालिस। तो आप जानते हैं कि चार्ल्स वुड के बारे में आप नाम सुने होंगे। ये चार्ल्स वुड डिस्पैच भी आप नाम सुने होंगे। ये कब आया था? 1854 में। ठीक ना, ये 1854 में आया था वुड डिस्पैच। ठीक, जेएस मिल थे। कॉर्नवालिस को एजुकेशन से मतलब कि इनका इससे फिल्ट्रेशन थ्योरी से लेना देना नहीं था। ये जो मैकाले थे, मैकाले ने फिल्ट्रेशन थ्योरी दिए थे, समझे। इनका कहना था कि अगर हाई एजुकेशन में इंग्लिश के माध्यम से अगर हमने अब इंग्लिश के माध्यम से हम पढ़ाई स्टार्ट कराते हैं तो वो क्या होगा, छानते हुए नीचे तक पहुंच जाएगा। ठीक ना, लेकिन ये क्या हुआ, ये असफल रहा। ठीक, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? आपको बताना कि इसमें से कौन किसका जन्म पहले हुआ, उसके बाद दूसरे का, फिर तीसरे का। ए शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य का क्या सही क्रम है? बी रामानुज, शंकराचार्य और चैतन्य, सी रामानुज, चैतन्य, शंकराचार्य और डी शंकराचार्य, चैतन्य और रामानुज। आप जानते हैं कि इसमें से क्या क्या आंसर होगा? ए। ठीक ना, सबसे पहले कौन आए थे? शंकराचार्य, उसका रामानुज आए, फिर चैतन्य। चैतन्य 16वीं सदी में आए थे, ये आगे थे 11वीं सदी में और ये आए थे 8वीं सदी में। 8वीं सदी में। तो अब देखिए ये आए थे केरल के थे और ये तमिलनाडु का और ये वेस्ट बंगाल का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। आपको बता दूं मैं यहां पे
आपको एक बात, आपको ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूं कि आपको एग्जाम में एक सूफी संत हो, मतलब सूफियों से संबंधित, या भक्ति मूवमेंट से, इन लोगों के शंकराचार्य वगैरह संबंधित एक क्वेश्चन जेपीएससी का प्री में आपको हमेशा दिखाई देगा, ठीक ना। तो आप ये भक्ति मूवमेंट और सूफी संत, ये दोनों का जरूर से जरूर आप इसका करके जाइएगा, ठीक। देखिए यहां पे क्या हुआ, 6 नंबर क्वेश्चन में शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो कहाँ, ए सासाराम, बी कलिंजर, सी दिल्ली और डी सोनार गांव, ठीक ना। तो आपको ये याद बताइए, आप लोग सब जानते ही हैं कि सासाराम का मकबरा कहाँ, सासाराम में ही क्या हुआ, शेरशाह का मकबरा सासाराम में, ठीक ना। कलिंजर में जानते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, दिल्ली में उन्होंने पुराना किला का निर्माण कराए थे, ठीक ना। तो इस तरह से ये सासाराम का मकबरा याद रखिएगा, अष्टभुजीय है, मतलब 8 तरह का इसका और 3 तल्ला पे बना हुआ है, ठीक ना। और ये जानते हैं तालाब के बीच में बनाया गया, ठीक। समझिए, अब आइए, इब्न बतूता भारत में किसके शासन काल में आया, समझे। तो देखिए, ए बहलोल लोदी, बी फिरोज तुगलक, या सी गयासुद्दीन तुगलक और डी मोहम्मद बिन तुगलक। आपको जानते हैं कि इब्न बतूता किनके समकक्ष, मतलब किनके शासन काल में आए थे, तो आपको ये भी पता कि 1433 में आए थे, ठीक ना। कब आए थे, 1433 में। तो आपको पता है कि 1433 में जब ये आए थे, 1433 में, ठीक ना। तो इस समय किनका काल था, तो आप जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक ना, समझे। तो इनका काल में आए थे, ठीक। और इनका जानते हैं एक बुक लिखा गया था, तो बुक का क्या नाम है, रेहिला, रेहिला, ठीक ना, रेहिला या रेहेला, या फिर इसको आप ये हटा सकते हैं, रेहेला भी कहा जाता है, समझे, रेहेला, ठीक ना, रेहेला या रेहिला, ठीक। इस तरह से आप याद रखिएगा इब्न बतूता, क्योंकि एक इनका पूछा जाता है इससे संबंधित। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे, समझे। तो किस सुल्तान ने किए थे, तो आप जानते हैं, ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद तुगलक या डी बलबन। तो आप जानते हैं कि बाजार सुधार हमारा सिलेबस में है, मेंस का सिलेबस में, तो आप इसके आप आसानी से इसे भी जानते होंगे कि ये हमारा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक ना। अलाउद्दीन खिलजी क्या ले आए थे, बाजार नियंत्रण प्रणाली को कौन लाए थे, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ, ये हमारा जेपीएससी 6 जेपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक ना। ए हुमायूं का मकबरा, बी बलबन का मकबरा, सी ऐबक का मकबरा और डी अलाउद्दीन का मकबरा। तो आपको पता है कि पहली बार शुद्ध इस्लामी शैली में कौन किसका मकबरा बनाया गया है, ये बलबन का मकबरा। ये कहाँ है, दिल्ली में, ठीक ना। आप ये याद रखिएगा, बलबन का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में। यह पहला शुद्ध इस्लामिक शैली से बना हुआ, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी, ए साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, बी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, सी राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार और डी कर संग्रह प्रणाली का सस्ता और उचित होना, समझे। तो आप जानते हैं ये जो चोल प्रशासन है, चोल प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता क्या था ना, कि इनका ग्राम प्रशासन में ना स्वायत्तता था। ग्राम जो था ना, वो खुद ही ग्राम का निर्णय लेने का, मतलब कि वो स्वायत्त था, मतलब स्वयं डिसीजन लेता था कि उस ग्राम में क्या होना चाहिए क्या नहीं। ये चोल वंश का, मतलब अगर कहा जाए तो पंचायती राज व्यवस्था जो आज के समय में ना, वो कहीं ना कहीं चोल वंश में आपको पहले से ही दिखाई दे रहा था, समझे। आइए देखिए, चट्टानों को काट के, बहुत इंपॉर्टेंट है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया, ए पल्लव, बी चोल, सी चालुक्य और डी राष्ट्रकूट, ठीक। तो आप जानते हैं कि जो पहली बार इन लोगों ने क्या किया गया, महाबलीपुरम, मतलब महाबलीपुरम किसके लिए फेमस है, पत्थरों को काट के बनाया गया। और ये जो पत्थरों का काट के बनाने का कौन सा वंश का काम है, पल्लव वंश, ठीक ना। ये देखिए पल्लव वंश का, पल्लव वंश ने महाबलीपुरम का जो भी मंदिर बना है वो किनके द्वारा बनाया गया, पल्लव वंश के द्वारा, ठीक। तो इस तरह से आपका 11 का आंसर क्या होगा, ये पल्लव वंश, ठीक। ठीक है, 12 प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है, समझे। प्रयाग प्रशस्ति, ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त और डी कुमारगुप्त, ठीक। तो आप लोग तो इसको तो अधिकांश लोग जानते हैं, जो प्रयाग प्रशस्ति है इन पे 3 लोगों का लेख लिखा गया। पहला अशोक का है, फिर उसके बाद दूसरा समुद्रगुप्त का संस्कृत में, और तीसरा फारसी में किनका, जहांगीर का, ठीक ना। तो इस तरह से 3 ये लिखा हुआ। और इनका जो इस पे जो लिखा गया इनके अभियान के बारे में, इनको कौन लिखे थे, समुद्रगुप्त का जो राज कवि थे हरिसेन, ठीक ना। कौन थे, हरिसेन, ठीक ना। हरिसेन द्वारा क्या किया गया था, इसे लिखा गया था, ठीक। कौन, समुद्रगुप्त के
के सैन्य अभियान के बारे में कि दक्षिण में जाके अभियान किए थे, फिर उत्तर में किए गए थे, गंगा के पार किए थे। तो इस सभी बातें को वहाँ पे लिखा हुआ, ठीक ना। दक्षिण भारत में जाके 12 राजाओं को हराए, उत्तर में 9 राजाओं को हराए। इस तरह का उल्लेख कहाँ पे मिलेगा? प्रयाग प्रशस्ति में। आपको स्थापत्य से आप देखना, आप जब एग्जाम देने जाओगे आपको ना, आपको जानते हैं आर्किटेक्चर से आपका 5 जो एंशियंट हो या फिर मेडवल हो, ये दोनों में जो 10 क्वेश्चन आते हैं उनमें से आपका 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ आर्किटेक्चर से होता है, समझे? मतलब वहां से प्रश्न बनाया जाता है। चलिए, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? इजी क्वेश्चन है, समझे। ए बुहलर, सी बी जेम्स प्रिंसेप, और सी रॉबर्ट सेबल, और कॉन्ट्री गटन, ठीक ना, डी में। तो आप जानते हैं इसका तो इजी है, 1838 में कब किया गया था? 1838 में ये प्रिंसेप थे, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले प्रकृत भाषा को पढ़ लिए थे, ठीक ना। चलिए आगे चलिए। महिला हॉकी का एशिया चैंपियन ट्रॉफी 2023 का आयोजन कब से कब के बीच में हुआ था? झारखंड में क्या हुआ था ना, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में महिला हॉकी का एशियाई चैंपियनशिप हुआ, समझे, सिर्फ महिलाओं का। तो ये कब से कब हुआ था? तो ए 28 अक्टूबर से 6 नवंबर तक, बी 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक, सी 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, और डी 28 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। तो आप ये जानते हैं कि ये कब हुआ था? सी 27 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक, ठीक ना। चलिए, एक करंट का क्वेश्चन है और करंट का पूछा जा सकता है। अब आइए, अब जानते हैं ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ए 7वां मंडल, बी 8वां, सी 9वां, और डी 10वां। तो अब जानते हैं कि जो इसका जो सी है 9वां मंडल, ये क्या है? ऋग्वेद का सोम को पूरी तरह से समर्पित है, ठीक ना। निम्नलिखित में से किस वर्ष तक झारखंड के प्रत्येक घरों में जल जीवन मिशन के तहत नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित किया जाएगा, मतलब किया जाएगा, ठीक ना। ए 2024, बी 2026, सी 2025, और डी 2023। तो आपको ये बता दूं, जो ये स्टार्ट कब हुआ था? अगस्त 2019 में स्टार्ट हुआ था, ठीक ना। और इसका जो 5 साल कब होता है? 2024। तो अर्थात 2024 में क्या बोला गया था? हर घर में 55 लीटर प्रति पर्सन हम पहुंचाएंगे, क्या, वाटर, घर में नल। और ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। और आपको बता दूं, रामगढ़ एक राज्य मतलब डिस्ट्रिक्ट है जहां पे 55% क्या हुआ? सबसे अधिक नल जल का कार्य पूरा हुआ, ठीक ना। तो रामगढ़ अभी आगे चल रहा है झारखंड में। और अगर शहरी का बात करें तो शहर में मात्र 21.2% लोग के पास ही नल से जल प्राप्त हो रहा है, ठीक ना। नल से जल प्राप्त हो रहा है, ठीक ना। बाकी सबको यूं ही ऐसे ही प्राप्त कर रहे हैं, ठीक। आगे बढ़िए। गोड्डा के अडानी पावर प्लांट से 800 मेगावाट का बिजली उत्पादन करके किस देश में पहुंचाया जाएगा? ये तो सिंपल है, मतलब कि सभी लोग इसको जानते हैं। ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी भूटान, और डी ए और बी। तो आप जानते हैं कि ये जो गोड्डा में बनाया जा रहा है, गोड्डा में किसका? अडानी के द्वारा इसको सेज के रूप में घोषित किया गया यहाँ पे पावर। तो इसे कहाँ पे भेजा जाएगा? बी बांग्लादेश, समझे। ये जो उत्पादन होगा 800 मेगावाट, उसको बांग्लादेश में क्या किया जाएगा? बेचा जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस बार पुनासी जल परियोजना पूछा था। अब देखिए, सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना से लाभान्वित होने वाले जिला कौन कौन सा है? मतलब किस किस जिले को लाभ मिलेगा? ए देवघर दुमका, बी देवघर जामताड़ा, सी देवघर गोड्डा, और डी साहेबगंज और पाकुड़। तो आप इसमें से बताइए कौन सा होगा? तो आप जानते हैं कि इसका जो होगा देवघर और जामताड़ा, ठीक ना। आप ये याद रखिएगा, देवघर जामताड़ा, ये दो जिलों का क्या किया जाएगा? सिकिटिया जो मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना है ना, उसका लाभ मिलेगा यहाँ पे सिंचाई से संबंधित, ठीक ना। तो किसे किसे? देवघर और जामताड़ा, ठीक। आप इसे याद रखिएगा, VVI। देखिए, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने वन धन योजना के तहत खुट्टी जिले के किस प्रखंड से देश की पहली मोती खेती योजना की शुरुआत की? समझे, देश का पहला मोती खेती योजना कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये पूछा जा रहा है। ए खुट्टी, बी मुरहू, सी अडकी, और डी कर्रा, ठीक ना, डी कर्रा। तो आपको ये बताना है। तो आप जानते हैं खुट्टी तो सही है, लेकिन खुट्टी के अंदर एगो प्रखंड पड़ता है, ब्लॉक, उसका क्या नाम है? अडकी। अडकी में यह हो रहा है, जो कि देश का पहला है जहां पे मोती का खेती किया जा रहा है, ठीक ना।
चलिए, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ए नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को, बी जे.एस. थॉमस को, सी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, और इनमें से कोई नहीं। तो अब जानते हैं, अगर भारत का पूछ रहा है, यहां पे आप गौर से पढ़िएगा, भारत का पूछेगा तो कौन है? स्वामीनाथन। और अगर यहाँ पे विश्व का पूछता तो बोरलॉग थे, ठीक ना, बोरलॉग को माना जाता है विश्व का हरित क्रांति का जनक कौन है? बोरलॉग। इन्हीं का शिष्य थे, कौन थे? स्वामीनाथन, ठीक। तो अगर इंडिया का पूछेगा तो स्वामीनाथन, क्योंकि स्वामीनाथन से हो सकता है इस बार क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि स्वामीनाथन जी का इस बार निधन हो गया है 2023 में, तो हो सकता है यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं? भारतीय राज्य के राज्यपाल के से संबंधित, ए वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बी वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, सी यदि संबंधित राज्य के विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है, या डी वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो आप इसे आसानी से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मुझे पता आप लोग का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा है। तो ये सी है, सी में ऐसा कोई भी बात नहीं कहा गया। इस सब बातें सिर्फ प्रसाद पर्यंत तक ही, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही क्या हो सकता है? राज्यपाल रह सकता है, अपने पद धारण कर सकता है, उसके बाद उसे कभी भी हटाया जा सकता है, ठीक ना। राष्ट्रपति उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है, इसका कहीं पर भी कोई प्रस्ताव या संविधान में भी उसे हटाने का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। किसका? राज्यपाल का। देखिए 42 वे मतलब कि ये हो गया, यहाँ पे छूटा हुआ है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं 73वें संविधान संशोधन, ठीक ना। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थान 72वीं संविधान संशोधन होगा, नहीं 73वीं संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थान को कितने कार्यों को लिए सौंपे है, ठीक ना। ए 18, बी 23, सी 25 और डी 29। तो अब जानते हैं पंचायती राज का कितने विषय, अरे राज सूची का विषय है, टोटल कितना? 29 विषय को सौंपा गया है। कौन से सूची का? राज सूची का, ठीक ना। राज सूची का विषय को क्या किया गया? ये इसका 29 विषय को किसे दिया गया? पंचायती राज संस्थान को। तो आप याद रखिएगा, 11वीं अनुसूची में 29 विषयों का उल्लेख है, और किसे दिया गया? पंचायती राज को, ठीक ना। और किसका विषय काट के? राज सूची का, संघ सूची का नहीं, सिर्फ राज सूची का विषय, ठीक। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और अपने पद से उसे हटाया जाता है। किस हटाया जाएगा? कौन हटाएगा? यही पूछा जा रहा है। ए राष्ट्रपति द्वारा, बी संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, सी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, और डी राष्ट्रपति के संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ठीक ना। तो आप इसका आंसर दीजिए। आप लोग जानते हैं कि नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते, लेकिन हटाया कैसे जाएगा? बिल्कुल राष्ट्रपति हटाते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या होगा ना, कि दोनों सदनों के से संसदों के संबोधन पर हटाया जाएगा। आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रपति द्वारा, या फिर बी में जैसे संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर, तो आप जरूर से नोटिस कीजिएगा कौन सा सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ अपने आप को बता रहा है। तो आप याद रखिए, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर ही राष्ट्रपति हटा सकता है, समझे। तो इसी के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? बी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 70, सी अनुच्छेद 75 और डी अनुच्छेद 85, ठीक ना। तो आप जानते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 75 के तहत, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है पूछे, समझे। तो देखिए, ए लोकसभा भंग हो जाने पर, बी राष्ट्रपति द्वारा ऐसा कहा जाने पर, या सी अगली बैठक के गठन के बाद, या राज्यसभा द्वारा इस संबंध में प्रस्तावित पारित करने पर। तो आप इसका आंसर दीजिए। आप जानते हैं कि ये जो है कितनों भी लोकसभा भंग हो जाएगा, लेकिन लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो भंग नहीं होता है, वो कार्यवाही चलाते रहते हैं, ठीक ना। तो ये जब तक अगली बैठक, अगली लोकसभा के गठन के बाद, जैसे अगली लोकसभा का गठन होगा उसके बाद क्या हो जाएगा? हट जाएंगे, ठीक ना, जो भी लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, ठीक। दोस्तों इसके बाद आगे का जो क्वेश्चन है वो कल अपलोड हो जाएगा। तब इसके बाद आप हमारा क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है।